सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वेलकम बैक टू आरंभ बैच। और गाइस टर्म 2 सिलेबस जैसा आप लोगों ने कहा था कि हम लोग स्टार्ट कर दें, तो हम लोगों ने अभी केमिकल बॉन्डिंग को होल्ड पे रख दिया है। वहां से हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है वीएसीपीआर थ्योरी वगैरह, जो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग इसे जेई और नीट लेवल पे भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उस चैप्टर को जरूर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग आज के लेक्चर में गाइस शुरू करने वाले हैं हम लोगों का चैप्टर जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली गैसियस और लिक्विड स्टेट की बात करेंगे। वैसे अगर मैं आप लोगों के टर्म 2 सिलेबस की बात करूं तो लिक्विड्स उसमें से हटा दिया गया है, बट हम लोग देख लेंगे जेई के एस्पेक्ट से। अगर आपको लिक्विड पढ़ना होगा तो मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा। तो गाइज अभी हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कम से कम लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कराने की और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की। मतलब आप वीडियोस कोशिश करेंगे, थोड़े बड़े बड़े शूट करेंगे। तो गाइस सॉलिड स्टेट्स, या मैं कहूं स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट क्या होता है, अगर मैं कहूं एक मैटर क्या होता है, तो आप लोग सब जानते हैं व्हाट इज अ मैटर। आप लोग सब जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। मैटर कोई भी वो चीज होती है जिसके पास में मास और वॉल्यूम हो। वॉल्यूम मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। वॉल्यूम का आप लोग छोटी जब क्लास में थे तो आप लोग पढ़ते थे विच ऑक्यूपाइज स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी मैटर कोई भी वो चीज है जिसके पास में मास हो, यानी थोड़ा सा वजन हो, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे कि मैं हो गए, आप हो गए, पेन हो गया, बोर्ड हो गया, एयर हो गई, लिक्विड हो गया, वाटर हो गया, माइक हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब आपका मैटर के अंदर आएगा। अब अगर मैं मैटर को देखूं तो देखने पे मुझे मैटर कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ये मार्कर में, बोर्ड, मोबाइल, सॉलिड फॉर्म। तो मैटर की बेसिकली 3 फिजिकल स्टेट होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरा पानी, आपने देखा होगा पानी बह रहा है, सूसू कर रहे हैं, पानी से धो रहे हैं, नहा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, लिक्विड। और तीसरा कॉफी, जूस, लिक्विड, मोमोज, पानी पूरी, छोले भटूरे, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में इनको खाने का जो हम हमारे पिछवाड़े से गैस छोड़ते हैं पुर्र, वो भी प्रकार का मैटर है। मतलब जितनी भी गैसेज है, एयर है आपके आसपास, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है, एक्सेट्रा, ये सब आपके गैसियस फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स एंड गैसियस स्टेट्स आपके मैटर की 3 पर्टिकुलर फॉर्म होती है। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग और ध्यान रखना कि वैसे तो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सिमिलरली गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और तो और एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट होता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर मैटर सॉलिड फॉर्म में भी दिख रहा है, लिक्विड फॉर्म में भी दिख रहा है और गैसियस फॉर्म में भी दिख रहा है। मतलब आपको कई बार एक ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि भैया जी मुझे आप एक ऐसा टेम्परेचर या एक ऐसी कंडीशन बता दो जिस पर कि मुझे एक पर्टिकुलर मैटर का सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म नजर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास में एक चेंबर है, तो इस चेंबर में आपको वो पर्टिकुलर मैटर लिक्विड फॉर्म में भी दिखे, गैस फॉर्म में दिखे और उसके सॉलिड फॉर्म में भी दिखे। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने यहां पर वाटर ले लिया है, तो यहां पर आपको वाटर के आइस भी दिखे, आपको यहां पर वाटर के वाटर वेपर भी दिखाई दे और आपको वाटर अपने खुद के लिक्विड फॉर्म में भी दिखाई दे। तो ये तीनों कंडीशन एक साथ एक वक्त पर एक ही चेंबर में देखी जा सकती है। लेकिन वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि आपका टेम्परेचर 0.0098 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, दिट शुड बी योर टेम्परेचर। और आपका जो प्रेशर होना चाहिए दैट विल बी 4.58 mmHg, 4.58 mmHg, ये आपका प्रेशर होना चाहिए। mmHg आप चाहे तो मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी भी लिख सकते हैं। यानी 4.58 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी अगर आपने प्रेशर मेंटेन किया है और अगर आपने टेम्परेचर 0.0098 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आपने मेंटेन किया है, तो इस कंडीशन पर आपको एक मैटर के तीनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम पर दिखाई देता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े, ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नाउ आप लोग सब जानते हैं कि भैया हमारे पास में सॉलिड, लिक्विड और गैस तो होता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट को चेन कहाँ है? एक और फिजिकल स्टेट पता लगा दी जिसे बोला गया द प्लाज्मा स्टेट। मतलब आपका मैटर प्लाज्मा फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। प्लाज्मा को बेसिकली आप सुपर एक्साइटेड फॉर्म बोल सकते हैं, यानी ये हमारे मैटर का रणवीर सिंह है, सुपर एक्साइटेड फॉर्म में रहता है। सुपर एक्साइटेड फॉर्म, दिस इज बेसिकली द सुपर एक्साइटेड फॉर्म ऑफ अ मैटर। एक मैटर का ये सुपर एक्साइटेड फॉर्म है। तो सुपर एक्साइटेड फॉर्म मतलब सर कैसे बनेगा? तो बेसिकली आपको इसको बनाने के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। सर कितना हाई टेम्परेचर? उतना हाई टेम्परेचर जितना सन या किसी स्टार के कोर में होता है। कितना होता है? लगभग 5000 केल्विन के आसपास का। मतलब जब इतना हाई टेम्परेचर होगा, या तो क्या करें, या तो इंटेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करें, यानी इतना ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करें, इतना हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करें कि आपका मैटर प्लाज्मा फॉर्म में चला जाए। तो बेसिकली प्लाज्मा फॉर्म में होता क्या है, आपको कोई भी मैटर का जो गैसियस स्टेट होता है वो आपको इसके अंदर रखना होता है। मतलब आप सब जानते हो कि जब किसी भी मैटर का गैसियस फॉर्म बनता है तो गैसियस फॉर्म में ऑलरेडी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। भाई मुझे एक बात बताओ, सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल चिपके हुए हैं, सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल्स क्लोज क्लोज चिपके हुए हैं, मतलब इन पार्टिकल्स के पास में देयर इज नो मूवमेंट। इन पार्टिकल्स के पास में देयर इज नो मूवमेंट, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तभी तो सॉलिड, अगर ये बोर्ड आज यहां छोड़ के जा रहा हूं तो कल भी यही मिलेगा, परसों भी यही मिलेगा। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो जाते हैं, तभी लिक्विड कैन फ्लो, तभी लिक्विड के पास में फ्लूइडिटी होती है। मतलब अगर मेरे पास में थोड़ा सा ढलान हो और अगर मैं यहां पर पानी गिरा दूं तो कुछ देर बाद पानी फ्लो होता हुआ नीचे चला जाएगा। मतलब पानी के पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स तो और दूर दूर होते हैं, तो गैस के पार्टिकल्स और लंबे एरिया में फ्लो कर सकते हैं। आप यहां डीओ मारो, डीओ की खुशबू दूसरे कमरे में चली जाएगी। तो आप देखो कि गैस के पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हाई होती है। मतलब ऑलरेडी यहां पर गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई है। अब आप इस गैस को अगर आप इतने हाई टेम्परेचर पे या इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर और प्रोड्यूस करोगे, और ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, तो वो क्या होगा, वो अपने प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। यानी गैस को सुपर हीट कर दोगे, गैस को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दोगे, प्रोवाइड कर दोगे, तो वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। इसीलिए इसको सुपर हीटेड गैसियस स्टेट भी बोलते हैं। यानी गैस को सुपर हीट कर दिया तो वो बन जाता है प्लाज्मा। आपने देखा होगा सन क्यों चमक रहा है, स्टार्स क्यों चमक रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा है। गैसेस सुपर एक्साइटेड फॉर्म में चली गई है। इनफैक्ट एक बात बता दूं, 99% जो आपका मैटर होता है कहां पर? सर हमारे यूनिवर्स में, वो बेसिकली प्लाज्मा स्टेट में ही होता है, सुपर एक्साइटेड फॉर्म में होता है। सन हो गया, स्टार हो गया, ये सब क्या है? सुपर एक्साइटेड फॉर्म है। तो प्लाज्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ग्रेट। सिंगल सुपर एटॉमिक स्टेट, भाई इसको एक और नाम दिया जाता है जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बीईसी, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब कंडेंसेट का मतलब होता है दिस इज सुपर कूल्ड फॉर्म। ये एक मैटर का सुपर कूल्ड फॉर्म होता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुपर एक्साइटेड फॉर्म देखा प्लाज्मा, यानी गैस को भी और हाई टेम्परेचर और हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी तो वो एक्साइटेड हो गया। ठीक उसी तरह अगर आप किसी मैटर को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, एट अ वेरी लो टेम्परेचर, मतलब आप मान के चलो आप ऑलमोस्ट आप -273 केल्विन पर पहुंच गए हो। आपने इसको क्या करा, आपने इसको ऑलमोस्ट -273 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दिया, या मैं कहूं आप लोगों ने इसको 0 केल्विन तक पहुंचा दिया है। इतना कम टेम्परेचर कर दिया है। तो बेसिकली क्या होगा, कोई भी एक मैटर होगा वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा और वो बिल्कुल कंडेंस हो जाएगा इनटू अ सिंगल एंटिटी बिहेविंग लाइक अ सुपर एटम। समझ रहे हो? मतलब कि सॉलिड है,
अभी आप देखो सॉलिड में आप बोलोगे सर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एटम्स बनाए हैं, आपने 12 एटम्स बनाए हैं। अब अगर मैं इस सॉलिड को इतना ज्यादा कूल कर दूं कि ये 0 केल्विन तक पहुंच जाए, या मैं कहूं -273 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, तो अब ये सॉलिड तो ऑलरेडी कंडेंस्ड है। भाई सॉलिड बनता क्यों है? कंडेंसेशन से। आप गैस को या अगर आप लिक्विड को और पास ले आओ और कंडेंस कर दो तो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड को भी और 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन तक ले गए, तो अब क्या होगा, ये सारे 12 के 12 एटम अपनी एंटिटी लूज कर देंगे और ये एक सिंगल सुपर एटम की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। दिस विल बी अ सुपर सिंगल एटम, ये सुपर सिंगल एटम की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और इस सुपर सिंगल एटम को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। मतलब कि 5 फिजिकल स्टेट होते हैं, लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जिस पे ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता, प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पर जिस पर अगेन ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता। इसलिए हमारे पास, हमारी अर्थ में, हमारे आसपास 3 ही फिजिकल फॉर्म है, सॉलिड लिक्विड गैस। इसीलिए हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़ते हैं। हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या हमें प्लाज्मा से कोई लेना देना नहीं होता। क्या यहां तक आप सब लोगों को बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? पक्का? 100% क्लियर? चलिए ग्रेट। अब गाइस थोड़ी सी और बात करना शुरू करते हैं, थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर करना शुरू करते हैं। और यहां पर हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में बेसिकली हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चा लोग, स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेरे लाडलो, तो एक बात बताओ, अभी तक आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर आपके पास में एक सिंगल एटम हो, अगर आपके पास में एक सिंगल एटम हो, या अगर आपके पास में एक सिंगल मॉलिक्यूल हो, तो इस सिंगल एटम और सिंगल मॉलिक्यूल के पास में क्या बल्क वाली प्रॉपर्टी होती है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में सिर्फ एक वाटर का 1 मॉलिक्यूल हो, सिर्फ वाटर का एक मॉलिक्यूल हो, क्या ये आप लोगों को वेटेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है? यानी क्या ये आप लोगों को भिगा सकता है? क्या ये आप लोगों को गीला कर सकता है? क्या आप होली खेले रघुवीरा वध में वाला डांस कर सकते हो कि अगर आपके पास सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल हो? क्या एक वाटर के मॉलिक्यूल में आपको गीला करने की शक्ति है? जी नहीं। अच्छा, क्या एक वाटर मॉलिक्यूल आपकी थर्स्ट यानी आपकी प्यास को बुझा सकता है? थर्स्ट हटा दो। क्या ये एक वाटर का मॉलिक्यूल ड्रिंकेबल है? क्या आप इसे ड्रिंक कर सकते हो? क्या आप इसे पी सकते हो? जी नहीं। क्या आप इस एक वाटर के मॉलिक्यूल को कुकिंग पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हो? जी नहीं। क्या एक वाटर के मॉलिक्यूल से आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हो, जो कोरोना में बहुत किया गया था, खूब भाप ली गई थी? जी नहीं। तो प्रॉब्लम यह है कि अभी तक आप लोगों ने जो केमिस्ट्री पढ़ी है, स्टेट्स ऑफ मैटर के पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी या स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, तो ये जो चैप्टर्स हैं इसमें आपने एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में बात करी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम लोग इन सिंगल एटम को या सिंगल मॉलिक्यूल को जोड़ के इनके बल्क के बारे में बात करें। तो बेसिकली ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज बल्क प्रॉपर्टीज में आती है। काय में आती है? बल्क में। मतलब अगर तुम्हारे पास में वाटर के करोड़ों मॉलिक्यूल हैं, करोड़ों से भी ज्यादा, मतलब मान लो 6.022 इंटू 10⁻23 या उससे ज्यादा अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल है, उससे ज्यादा मात्रा में अगर अवेलेबल है, तो फिर ये आपको बाल्टी भर के पानी मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को भिगा सकते हो, पिला सकते हो, पका सकते हो या सूंघा सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग एक मैटर की या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो गाइस कोई भी मैटर कि ये जो बल्क प्रॉपर्टीज होती हैं, ये 2 चीजों पर डिपेंड करती है। किसी भी मैटर की जो बल्क प्रॉपर्टीज होती है, ये 2 चीजों पर डिपेंड करती है। दैट इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस,
और दूसरी होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी चीजों पर डिपेंड करती है प्यारे बच्चों? दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाउ गाइस इमेजिन करो आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन वो क्रिकेट जो है वो हाउस के बीच में है। जैसे मान लो नॉर्थ हाउस, साउथ हाउस, ईस्ट हाउस और वेस्ट हाउस, ये चारों हाउस के अंदर मतलब इन चारों हाउस के अंदर क्रिकेट कंपटीशन हो रहा है। पहले ये चारों हाउस के आपस में मैच होंगे, दो टीम फाइनल में जाएगी, उनका मैच होगा, फाइनल जीतेगी। अब एक बात बताओ, इस क्रिकेट कंपटीशन में, इस इंटर हाउस कंपटीशन में सारे जो बच्चे होंगे वो किसके होंगे? सर एक पर्टिकुलर स्कूल के, मान लो हम स्कूल का नाम रखते हैं MCBC स्कूल। मान लो हमारे पास में एक स्कूल है जिसका नाम क्या है? MCBC स्कूल। MCBC स्कूल, इस MCBC स्कूल के अंदर चार हाउस हैं, M हाउस, C हाउस, B हाउस और G हाउस। मान लो ये चार हाउस है। अब ये चारों हाउस का अगर आप आपस में क्रिकेट कंपटीशन कराओगे तो इन चारों हाउस में जो स्टूडेंट्स होंगे वो सब इस एक पर्टिकुलर स्कूल को बिलोंग कर रहे होंगे, MCBC स्कूल को। तो यहां पर जो मैच हो रहा है वो किन बच्चों के बीच में हो रहा है? वो इस स्कूल के ही अंदर के बच्चों के बीच में हो रहा है। यानी इस कंपटीशन को आप बोलेंगे इंट्रा स्कूल कंपटीशन। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इनसाइड। ठीक उसी तरह अगर मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं, मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो आप सभी लोग जानते हो एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फोर्स काम कर सकता है? या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या तो वो आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, या तो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो सकता है। मतलब ये वाले जो आपके फोर्सेस हैं ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। मतलब कि मान लो अगर तुम्हारे पास में कार्बन है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन इसके पास में आ चुके हैं, 4 हाइड्रोजन इसके पास में इस प्रकार आ चुके हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई और ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। आयोनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो आयोनिक बॉन्ड में सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्लोरीन को दे दिया है तो NaCl बन गया। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में NH3 के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसने अपना एक लोन पेयर पूरी तरीके से इस हाइड्रोजन को सप्लाई कर दिया, तो ये बन गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये वाला एरो वाला। तो ये सारे जो फोर्सेस हैं ये एक मॉलिक्यूल के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे से कोई बोले कि भैया तुम्हारे पास में एक मीथेन का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर कौन सा फोर्स होगा, इसके अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, तो मैं बोलूंगा इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड काम कर रहे होंगे। इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा कि भैया इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड काम कर रहे हैं, अंदर की बात चल रही है। तो किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी मैटर की स्टेट को, किसी भी मैटर के लुक को, फिजिकल स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो दो फोर्सेस काम करते हैं उसमें पहला फोर्स कौन सा? एक तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। सर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट से क्या लेना देना है? देखो अब मेरी बात समझना, जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल दो प्रकार का नजर आता है, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। हम डायरेक्ट इंटर पे क्यों नहीं चलेगा, तो समझना मेरी बात को। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या जरूरी होते हैं? क्योंकि जब किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर कोवेलेंट आयोनिक या कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है। अब एक बात समझना, जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो अगर वो बॉन्डिंग बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में अगर होती है तो वो पोलर कंपाउंड हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा नाइट्रोजन, या चलो मान लो जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन, हम लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो
अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। इस वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल मतलब सर क्या? पार्शियल का मतलब समझो कि ऑक्सीजन ने क्या हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को पूरी अपनी ओर खींच लिया, पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लिया? नहीं, हल्का सा खिसकाया, हल्का सा खिसकाया। मतलब मान लो ये चेयर है, चेयर शायद आपको दिख नहीं रही है। अगर ये चेयर, चलो चेयर छोड़ो, इमेजिन करो तुम एक बस में बैठे हो, बस में ये खिड़की है और खिड़की के बीच में ये कांच है। अब थोड़ी सी खिड़की तुम्हारी तरफ खुली हुई है, थोड़ी सी खिड़की आगे वाले की तरफ खुली हुई है। अब तुमने क्या करा, तुमने हल्का सा दिमाग लगाया, तुम थोड़ा अपने 1.5 शाने बने। 1.5 शाने बनने के बाद तुमने क्या करा, ये खिड़की आगे वाले की तरफ थोड़ी सी खिसका दी। मतलब अपने वाला एरिया थोड़ा तुमने ओपन बड़ा कर दिया और आगे वाले का एरिया थोड़ा छोटा कर दिया। क्या उसकी खिड़की पूरी तरीके से बंद कर दी? नहीं, उसको पता नहीं चले थे, हल्की सी अपनी ओर आगे खसका दी। समझ गए? ठीक उसी तरह ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर हल्का सा अपनी ओर खसकाएगा, इसलिए इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कंपाउंड होते हैं पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड का मतलब ही होता है कि एक मॉलिक्यूल के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? ये ऐसे एटम्स के बीच में बनते हैं दैट हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि जैसे मान लो तुम्हारा 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ गए। अब दोनों हाइड्रोजन सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। मान लो ये 2 नाइट्रोजन के बीच में आ जाए। अब ये दोनों नाइट्रोजन के बीच में आ तो गया है बॉन्ड, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ना तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो ये खींचेगा, क्योंकि ये खींचेगा तो ये भी खींचेगा, दोनों की खींचने की शक्ति बराबर होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में ही रहेंगे। तो ये तुम्हारे नॉन पोलर बॉन्ड्स हो गए। आयोनिक बॉन्ड भी पोलर होते हैं। तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड तो हमेशा पोलर होते हैं, दे आर ऑलवेज पोलर। आयोनिक बॉन्ड आर ऑलवेज पोलर। लेकिन सर इसका हमारे मैटर से क्या लेना देना है, वो अब आपको समझ में आएगा। तो पहले आपको ये पोलर और नॉन पोलर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पोलर एंड नॉन पोलर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पक्की बात, यहां तक सबको क्लियर है? कोई परेशानी? तो बेसिकली मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये समझाया कि किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट 2 लोगों पर डिपेंड करती है। पहली उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस 3 तरीके का होता है, कोवेलेंट, आयोनिक एंड कोऑर्डिनेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ। नाउ अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस, पहले होते हैं आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरे होते हैं आपके रिपल्सिव फोर्सेस। अब यहां से केस स्टार्ट हो रहा है। पहले होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों रिपल्सिव फोर्सेस, जो रिपेल करना जानते हैं। तो अब हम एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालेंगे दैट व्हाट आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, व्हाट आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिएगा अट्रैक्टिव फोर्सेस। नाउ बेसिकली गाइस, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंडरवॉल। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, वेंडरवॉल। तो वेंडरवॉल was the first person to observe such forces between molecules मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोई फोर्स होते हैं, उसको वेंडरवॉल नाम के चाचा जी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। वेंडरवॉल वाज द फर्स्ट चाचा जी, वेंडरवॉल वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व कि भैया मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ फोर्सेस होता है। अभी तक तो हमको क्या समझ में आता था, अभी तक तो हमको बस ये समझ में आता था कि मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स होते हैं। लेकिन इंटर का मतलब बिटवीन, यानी हमको ये पहली बार समझ में आया कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोई अट्रैक्शन फोर्सेस हो सकता है। और उसी वजह से
एंड इसी वजह से देयरफॉर these attractive forces between the molecules are called as van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए इनको क्या बोला जाने लगा, वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाने लगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी ना? वेन डर वाल फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, वेन डर वाल फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले फोर्सेस होते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। सबसे पहले फोर्सेस कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दे आर डिस्पर्जन फोर्सेस, जिनका दूसरा नाम लंदन फोर्सेस भी होता है। डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। अब ये लंदन फोर्सेस या ये डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते हैं? अकेडमी से आ गया है एक शानदार अपडेट। अनअकैडमी पर होने वाला है कॉम्बैट साइंस ओलंपियाड 26 दिसंबर को 1 PM फॉर क्लास 9 and 10 स्टूडेंट। 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 45 क्वेश्चंस आएंगे। टॉप 3 स्टूडेंट्स को मेडल के साथ साथ में 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो टॉप 25 रैंकर्स को मिलेंगे। अगर आप 4 से 10 पोजीशन पर आते हैं तो 75%, 11 से 50th रैंक पर आते हैं तो 50%, और अगर 51 से 100th रैंक ऑक्यूपाई करते हैं तो 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSE कैटेगरी में, जिस पर मैं भी पढ़ाता हूं। गाइस, क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आएंगे और आपको 100% तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। आपको इस टेस्ट में एनरोल करने से पहले जो कोड यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा ग्रेविटी। तो गाइस, देर की इस बात की, एनरोल नाउ। तो डिस्पर्जन फोर्सेस मेरे प्यारे बच्चों, नाउ समझना मेरी बात को। डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते हैं? आओ मजे से समझें इसको, समझने की कोशिश करें इसको। कहां से आएगा बे? यहां से आएगा क्या? हाँ, यहां से आएगा। देखो, इसलिए इनको कंटिन्यूअसली यूज करना चाहिए हमें। मान लो आपके पास में एक नॉन पोलर एटम है। ये नहीं बनाएंगे, मजा नहीं आया इसमें। नहीं भैया, मजा नहीं आया भैया 2D स्ट्रक्चर लेंगे। मान लीजिए आपके पास में एक एटम है और एक एटम ये है। अब ये दोनों एटम है, नॉन पोलर है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर एटम, बोथ ऑफ देम आर नॉन पोलर। ये भी एक प्रकार का नॉन पोलर एटम है। मतलब कोई नोबल गैस मान लो, जैसे कि हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो। भाई ये तो यूजुअली अपने नॉन पोलर फॉर्म में ही होते हैं। सर नॉन पोलर का मतलब मैं समझ गया। पोलर का मतलब होता है एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये एटम है तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल बीचों बीच कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बिल्कुल सेंटर में इसका न्यूक्लियस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और इसका न्यूक्लियस भी बिल्कुल सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होगा इस प्रकार। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस प्रकार घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिवॉल्विंग लाइक दिस आसपास, और इसके भी इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहे होंगे। तो राइट नाउ ये दोनों एटम्स नॉन पोलर एटम्स हैं। ऐसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है, ऐसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है। अगर आप यहां पर एटम लेंगे, अगर आप यहां पर मैं एग्जांपल बताऊं कि किन किन के अंदर होता है, तो आप इसको हीलियम के अंदर देख सकते हो, नियॉन के अंदर देख सकते हो, आर्गन के अंदर देख सकते हो, क्रिप्टॉन के अंदर देख सकते हो, जेनॉन के अंदर देख सकते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, किसी के अंदर भी देख सकते हो, क्योंकि ये सब नॉन पोलर एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। हर नॉन पोलर एटम या हर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ना तो किसी एंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना तो किसी एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब दे आर बेसिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को छोड़ के अभी हम एटम की तरफ फोकस करें, तो ये मेरे पास में एक नॉन पोलर एटम है, ये भी मेरे पास में नॉन पोलर एटम है। ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इक्वली बटा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज बीच में इक्वली बटा हुआ है। यानी यहां पर ना तो किसी एक एंड पर, यहां पर यानी ना तो
इस साइड पर नेगेटिव चार्ज है, ना तो इस साइड पर नेगेटिव चार्ज है, ना तो इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज है, ना तो इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सब कुछ इक्वली बटा हुआ है। लेकिन आप लोग सब जानते हो कि एक एटम में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐसा घूमते रहते हैं। अब कभी कभी अचानक से नेचर में एक गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी अचानक से एक गड़बड़ हो जाती है। और वो गड़बड़ क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? वो गड़बड़ ऐसी होती है कि आपका ये जो एटम है, इस एटम के अंदर मेरे प्यारे लाडलो, आपका ये जो एटम है, इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा आगे खिसक आता है ये, और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक एंड पर चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये 24 घंटे घूमता रहता है, लेकिन घूमते घूमते हो सकता है, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर कॉन्सेंट्रेट हो जाए और नेगेटिव चार्ज एक एंड पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए। तो इसके अंदर टेम्पररी, यानी ये हमेशा नहीं होता, टेम्पररी इसके अंदर पोलैरिटी आ जाए, ये टेम्पररीली पोलर बन जाए, और कुछ क्षण के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद ये वापस ऊपर जैसा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाता है, वापस से ही ऊपर पहले ऐसा हो जाता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन टेम्पररीली कभी कभी इसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। अब भैया इसके अंदर तो पोलैरिटी आ गई, लेकिन ये वाला जो आपका एटम है ये तो आज भी वैसा ही है, ये तो आज भी वैसा ही है कि पॉजिटिव चार्ज बीच में है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आसपास इस प्रकार इसके घूम रहे हैं। ये तो अभी भी नॉन पोलर है। लेकिन अब क्या होगा, ये एटम का पॉजिटिव चार्ज इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो अब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में ये एटम और ये इसका न्यूक्लियस, अच्छा अभी देखो दोनों दूर दूर है, लेकिन इस पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों थोड़े नजदीक भी आ जाएंगे। और अब ये कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा आपको, देखो पॉजिटिव चार्ज यहां, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां, ये इसका इलेक्ट्रॉन देखो पीछे खींच गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो पीछे की तरफ खिसक गया, और इसका तो पहले से पीछे की तरफ खिसका हुआ था ही। तो अब इसके पोलर होने की वजह से इसके अंदर भी पोलैरिटी आ गई, समझ रहे हो बात को? और इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया, एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज, दिस अट्रैक्शन इज योर लंदन फोर्सेस। ये अट्रैक्शन ही आपके कौन से फोर्सेस है, लंदन फोर्सेस है। क्या बात समझ में आई? तो डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस हमेशा दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर मिलेंगे। स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिखेंगे, दैट ये हमेशा वीकेस्ट होते हैं, दे आर वीकेस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। इस दुनिया में जितने फोर्स हैं उसमें अगर सबसे ज्यादा वीक, सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई फोर्स है तो वो डिस्पर्जन फोर्सेस हैं या लंदन फोर्सेस है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द एटम्स जो सिंगल एटम होते हैं उसके अंदर दिखाई देते हैं, और वो सिर्फ आपके नोबल गैस होते हैं। इस दुनिया में अगर कोई अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो है नोबल गैसेस, और सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास हमेशा घूमता रहता है, तो कभी कभी कुछ सेकेंड्स के लिए सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ और न्यूक्लियस एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से उसमें टेम्पोररीली पोलैरिटी आ जाती है, और जैसे इसमें पोलैरिटी आई, ये इसके पास वाले एटम को, ये इसके पास वाले एटम को भी पोलर बनाने की कोशिश करेगा। कैसे? क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज एक कोने पर इकट्ठा हो गया है, इसके आगे वाले एटम के सारे इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लेगा। इनफैक्ट इस एटम का इलेक्ट्रॉन भी इसके पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा।
तो अब इस एटम का इलेक्ट्रॉन भी पिछवाड़े इकट्ठा हो जाएगा और न्यूक्लियस आगे खिसक जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये आगे चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच में, इसके पॉजिटिव में और इसके नेगेटिव में एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया, और ये अट्रैक्शन ही आपका लंदन फोर्सेस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रिट्ज लंदन ने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसको लंदन फोर्सेस बोला जाता है। ये फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था फ्रिट्ज लंदन ने, इसलिए इसको लंदन फोर्सेस बोलते हैं। इसका हमारे वाले लंदन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो आपके लंदन फोर्सेस होते हैं, ये जो आपके लंदन फोर्सेस होते हैं, ये लंदन फोर्सेस के अंदर जो इंटरैक्शन एनर्जी होती है, जो इंटरैक्शन एनर्जी होती है, सर इंटरैक्शन एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक एटम का दूसरा एटम के साथ में इंटरैक्शन, एक एटम दूसरा एटम के साथ इंटरैक्ट करके कितनी आसानी से बॉन्ड बना रहा है। तो जब वो बॉन्ड बनाता है, जब दोनों एटम इंटरैक्ट करके लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स क्रिएट करते हैं, तब उनके द्वारा रिलीज की गई एनर्जी या उनके द्वारा अब्सॉर्ब की गई एनर्जी, इस इंटरैक्शन एनर्जी, interaction energy is always directly proportional, no, it is always inversely proportional to r to the power 6, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द एटम। तो r क्या है? r is nothing but the distance, r is nothing but the distance between atoms या आपके मॉलिक्यूल, आपके एटम और मॉलिक्यूल के बीच में 1 to the power 1 डिवाइडेड बाय r to the power 6, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है? दैट लेसर द आर क्या है? आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और वी कैन से मॉलिक्यूल्स। सो लेसर द डिस्टेंस बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल, मोर विल बी लंदन फोर्सेस, मोर विल बी योर लंदन फोर्सेस, क्योंकि एटम्स के बीच में उतना ज्यादा इंटरैक्शन होगा, जितना ज्यादा इंटरैक्शन होगा उतना ज्यादा लंदन फोर्स बनेगा। एक स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिखेंगे मेरे सारे लाडले बच्चे, मेरे सारे प्यारे बच्चे, स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिखेंगे दैट इफ द डिस्टेंस इज लेसर देन 500 पिकोमीटर्स, अगर आपके दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस 500 पिकोमीटर से कम है, देन ओनली लंदन फोर्सेस वर्क, देन ओनली लंदन फोर्सेस विल वर्क, सिर्फ तभी लंदन फोर्सेस काम करेंगे, अदरवाइज नहीं। नॉट मोर देन 500 पिकोमीटर, मतलब समझ लो कितने कमजोर हैं। इसीलिए इनको वीकेस्ट फोर्स बोला जाता है। दिस इज वाई दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज द वीकेस्ट फोर्स। इन्हें इसीलिए सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स बोला जाता है। नोट कर लो इसको ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े, चलिए अगले फोर्स की तरफ चलते हैं। जैसे पहला मैंने आपको डिस्पर्जन फोर्स पढ़ाया प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको सबसे पहले डिस्पर्जन फोर्स पढ़ाया ए, अब हम लोग यहां पर बी पढ़ेंगे। बी होगा मेरे लाडलो आपका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ये फोर्स हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। सर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या है? आओ मैं आपको सिखाता हूं, बड़ा मस्त फोर्स है, बड़ा मजा आएगा तुमको। अब यहां पर इमेजिन करो मेरे लाडलो, आपके पास में एक एटम है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सर एटम ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये एटम नेचुरली पोलर है, क्योंकि ये एटम नेचुरली पोलर है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में HCl नाम का मॉलिक्यूल है, HCl, ये नेचुरली पोलर है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन ने क्या करा, हाइड्रोजन के साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है,
इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उसने अपनी ओर खींच लिया। अपनी ओर खींचने की वजह से, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की वजह से क्लोरीन ने ऑक्यूपाई कर लिया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर लिया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दिस बिकम्स योर नेचुरली पोलर मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ, एक कॉलेज में दो दोस्त थे। एक कॉलेज में दो दोस्त थे। एक दोस्त बहुत ही सीधा था, एक दोस्त बहुत ही सीधा था, शरीफ था, ना सिगरेट पीता था, ना दारू पीता था, ना चरस खाता था, ना गांजा लेता था, एकदम सीधा था, नॉन पोलर टाइप का, एकदम सीधा साधा सिंपल सुशील लड़का, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज जाना, एकदम सिंपल सोबर बच्चा, एकदम नॉन पोलर टाइप का। और एक गुंडा बदमाश था, हमारा पोलर, सिगरेट पीना, दारू पीना, सब करना। एक दिन क्लास में इन दोनों को साथ में बैठा दिया गया और दोनों की दोस्ती हो गई। तो इस बिगड़े हुए लड़के ने इस सुधरे हुए लड़के को बोला, अबे क्लास में मैडम पढ़ा दी, सीटी मार सीटी मार सीटी मार सीटी मार सीटी मार। थोड़ी बहुत देर इसने रेजिस्ट किया, नहीं 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 नहीं, फिर इसने भी सीटी मारी दी। फिर थोड़ी देर बाद जब लंच ब्रेक हुआ, इसने अपने दोस्त को बोला, अबे सुट्टा मार सुट्टा मार सुट्टा मार सुट्टा मार सुट्टा मार। कुछ देर रेजिस्ट किया, फिर इसने सुट्टा मार लिया। फिर थोड़ी देर बाद इसने बोला, अबे पैग मार पैग मार पैग मार पैग मार पैग मार। इसने पैग मार लिया। मतलब इस बिगड़े हुए लड़के ने धीरे धीरे सुधरे हुए लड़के को अपने जैसा बनाने की कोशिश करी। कैसे? इन्फ्लुएंस करके। ठीक उसी प्रकार जब ये पोलर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास में आएगा, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज की बुरी निगाहें सीधे इसके न्यूक्लियस पर पड़ेगी, जिस पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के, ये क्या हो गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और इस पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस की नजर इस नेगेटिव चार्ज पे पड़ी होगी। तो इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर दिया। अब जैसे इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू किया, क्या हुआ होगा भाई, ये तो पोलर था ही, इसके अंदर भी पोलैरिटी आ गई। इसके अंदर भी पोलैरिटी आ गई। कैसे आ गई देखो, मैं आपको बताता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, इसका जो न्यूक्लियस था ये खिसक के इधर आ गया। इसका जो न्यूक्लियस था ये खिसक के इस तरफ आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज वाला इधर है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला इधर है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप हो गया और इसका सारा नेगेटिव चार्ज जो था, इसका सारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था, जो नेगेटिव चार्ज था, वो इस तरह इकट्ठा हो गया। तो अब इस क्या हुआ, बेसिकली इस पोलर मॉलिक्यूल ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस कर दी। पोलैरिटी इंड्यूस्ड कर दी, यानी इसने इस एटम को अपने जैसा बना दिया। तो इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है, इसको बोलेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। यानी एक ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल ने, अच्छा सर डायपोल का मतलब क्या होता है बेटा? डायपोल इज अ वर्ड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का मतलब होता है पाई म्यू, एंड इट इज इक्वल टू C इंटू डी। व्हाट इज C? C इज द चार्ज एंड व्हाट इज D? इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। इसका मतलब क्या? जैसे मान लो तुम्हारे पास में HCl है, H और Cl, यहां पर इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये चार्ज की वैल्यू कितनी है? मतलब अगर मान लो हाइड्रोजन पे प्लस 0.25 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लोरीन पर माइनस 0.25 नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? 0.25 कूलम्स। और इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है? मान लो इन दोनों बीच का एटम है 200 पिकोमीटर्स। तो 0.25 यानी कि 50, 0.25 इंटू 2 हो गया 50, 50 कूलम पिकोमीटर।
विल बी योर डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल वर्ड का मतलब होता है, डाइपोल वर्ड का मतलब ही होता है पोलैरिटी। अगर म्यू की वैल्यू 0 है मतलब वो मॉलिक्यूल तुम्हारा नॉन पोलर है, लेकिन अगर म्यू की वैल्यू 0 नहीं है मतलब कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है। तो जब कभी भी हम ये वर्ड डाइपोल का इस्तेमाल करते हैं ना, डाइपोल हमें बताता है कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी है, क्या ये बहुत ज्यादा पोलर है या ये बहुत कम पोलर है, बेसिकली ये वो बताता है। ठीक है, तो डाइपोल वर्ड से घबराना मत। डाइपोल का मतलब समझ जाना कि हम लोग पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। डाइपोल से क्या समझ जाएंगे कि सर पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी एक ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी कॉज करके उसको भी पोलर बना दिया और उसके भी एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर दिया, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर दिया, और अपने खुद के नेगेटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप कर दिया, और इस अट्रैक्शन को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बोला जाता है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करेगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करेगा। सर कौन सी दो चीजों पर डिपेंड करेगा? पहला डिपेंड करेगा ऑन द डाइपोल मोमेंट। पहला किस पर डिपेंड करेगा? डाइपोल मोमेंट म्यू। मतलब कि आपका ये जो ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल है, ये ऐसा तो नहीं कि हल्का सा पोलर हो, इसमें खुद में इतनी पोलैरिटी नहीं हो। भाई इस लड़के को इतना बिगड़ा होना चाहिए, इस लड़के को इतना बदमाश होना चाहिए कि ये इसको बिगाड़ सके। पता चला कि ये सुधरे हुए लड़के ने इस बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इतना सुंदर, सुशील और सुधरा हुआ बच्चा है कि ये इसको बिगड़ने की जगह ये इसको अपने साथ मंदिर ले जाने लगा, मस्जिद ले जाने लगा, चर्च ले जाने लगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाने लगा, पढ़ाई में लगवाने लगा। तो इसका मतलब ये कमजोर था, ये कम बिगड़ा हुआ था, उल्टा सुधर गया। तो हमें क्या करना है? हमें सुधरे हुए को बिगाड़ना है। तो हमारा जो बिगड़ा हुआ बच्चा है वो बहुत बिगड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब उसकी पोलैरिटी हाई नहीं चाहिए। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है, डाइपोल मोमेंट मींस द पोलर मॉलिक्यूल, मींस द पोलर मॉलिक्यूल मस्ट हैव वेरी हाई पोलैरिटी। बहुत ज्यादा हाई पोलैरिटी होनी चाहिए, इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पोलराइजेबिलिटी। दूसरा वर्ड क्या बोला सर आपने? पोलराइजेबिलिटी। सर पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमको समझ में नहीं आया। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के मन में भी कहीं ना कहीं वारा वाऊ वाऊ वारा वाऊ वाऊ वारा वाऊ कबीर सिंह बसा हुआ होना चाहिए। मतलब कि ये दुनिया के सामने तो सुधरा हुआ है, लेकिन जहां ये मूवी देखने बैठता है तो इसको कबीर सिंह पसंद आता है, इसको अर्जुन रेड्डी पसंद आता है, समझ रहे हो? इसको डार्क कैरेक्टर पसंद आते, इसको बिगड़े हुए कैरेक्टर पसंद आते। तो ये अंदर से बिगड़ना चाहता है ये भी, लेकिन इसको बिगाड़े कौन? इसके चारों तरफ तो सब संत लोग, साधु लोग थे। तो जैसे इसको कोई बिगाड़ने वाला मिला, तुरंत इसने बोला नहीं 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 सिगरेट नहीं पीऊंगा, अच्छा चल दे दे। समझे बात को? मतलब पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है द ईज with which the non-polar molecule gets or achieve polarity। यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते थे extent at which it can becomes polar, यानी किस हद तक पोलर हो सकता है, पोलराइजेबिलिटी। तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा ये फोर्स। पहला कि ये कितना बड़ा पोलर है, कितना बड़ा गुंडा है, इसकी पोलैरिटी कितनी है। और दूसरा ये कि क्या ये होना भी चाहता है कि नहीं। पता चला ये बोले नहीं मेरे को नहीं होना ही नहीं, अपन को जा जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं बिगड़ूंगा ही नहीं, हम नहीं बिगड़ेंगे, थोड़ा और सुधरेंगे। गाना मैंने उल्टा गा दिया बट होगा यही। ठीक है, देख लो जरा इसको। अच्छा, इसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, जो इसकी इंटरैक्शन एनर्जी है,
जो इसकी इंटरैक्शन एनर्जी है मेरे लाडलो, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, यानी वही लंदन फोर्स जितनी। यानी कि यहां पर भी अगर तुम्हारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अगर हमें ये डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स लेकर आना है, अगर हमें लेकर आना है, तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। जब एक दूसरे के बहुत नजदीक बहुत करीब आ जाएंगे तभी ये फोर्स एक्टिवेट होगा। क्या चीज क्लियर हो गई? ये हमेशा एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता हुआ दिखाई देगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? जरा इसको देख लो, ऑब्जर्व कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, क्या हम आगे चलें? पक्की बात? चलिए, इसके बाद हम लोग हमारा सी वाला, यानी हम लोग हमारा यहां पर तीसरा वाला जो फोर्स है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल इंटरैक्शन वाला फोर्स यहां पर हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, डायपोल फोर्सेस। नाउ डायपोल फोर्सेस मतलब अब आप लोग नाम से समझ में आ गए, दोनों गुंडे बदमाश हैं, दोनों ही गुंडे बदमाश हैं। मतलब ये फोर्स कहां देखने को मिलेगा? बिटवीन बोथ द पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन बोथ द पोलर मॉलिक्यूल। यानी एक बिगड़े हुए लड़के को एक और बिगड़ा हुआ लड़का मिल गया उसी के जितना, तो फिर तो आनंद ही आनंद है, दोनों मिलकर सुट्टाबाजी करेंगे, दोनों मिलकर चाय पानी चलने देंगे। तो यहां पर व्हेन यू हैव एन ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद एन अनदर पोलर मॉलिक्यूल, जिसके एक एंड पर मान लो क्लोरीन है, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो क्लोरीन के एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज HCl के और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसके सामने वापस से एक और HCl का मॉलिक्यूल आ गया जिसके एक एंड पर नेगेटिव चार्ज एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को देख के बोलेंगे, ओहो आइटम, पॉजिटिव नेगेटिव दोस्ती कर लो, हमसे भी दोस्ती कर लो जरा जाने मन। तो यहां पर क्या होगा? ऑलरेडी ये पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ में दोस्ती कर लेगा और ये जो फोर्स बना इस फोर्स को बोले जाएगा डायपोल फोर्स। सर डायपोल दो बार क्यों? अरे दो पोलर मॉलिक्यूल है ना, सो डायपोल फोर्स इसे बोला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? 100% क्लियर? पक्का? अच्छा, एक बात बता दूं, दीज फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि सर लंदन फोर्सेज अगर मेरे पास में है, तो लंदन फोर्सेज सबसे ज्यादा कमजोर फोर्सेज में से एक है। फिर उसके बाद थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, क्योंकि इसके अंदर भी आपको देखना पड़ता है कि जो दूसरा वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलैरिटी अचीव करना चाहता है या नहीं। अगर वो मना कर दे तो फिर हो नहीं हो दिक्कत है। और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके डायपोल फोर्सेस। तो डायपोल फोर्सेस अभी तक के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके अंदर एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर बाय चांस अगर आपके मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज में है, मतलब आपके मॉलिक्यूल अभी मूव नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा यूजुअली गैसियस स्टेट में HCl के मॉलिक्यूल दे आर फास्टली मूविंग, बट जब ये लिक्विड या सॉलिड स्टेट में आते तो इनका मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपका मॉलिक्यूल अभी स्टेशनरी फेज में है, तो स्टेशनरी फेज में जो इनकी इंटरैक्शन एनर्जी होगी, will be inversely proportional to 1 to the power r/3। नाउ 1 की पावर में r/3 का मतलब होगा कि अगर आपके मॉलिक्यूल लार्ज डिस्टेंस पर भी हैं, इफ मॉलिक्यूल्स आर एट लार्ज डिस्टेंस, अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर भी हैं, येट दिस फोर्स विल वर्क, मतलब तो भी ये फोर्स काम करेगा। लेकिन बाय चांस अगर ये मॉलिक्यूल अपने गैसियस स्टेट में चले गए, मतलब
अपने रोटेशनल मोशन में चले गए या अगर अपने मूवमेंट करने पे चले गए, अगर मतलब ये लोग अब मूव करने लगे, तो फिर क्या होगा सर? तो फिर बस वही हो जाएगा, आपकी इंटरेक्शन एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 6। फिर ये r टू द पावर 6 के बराबर हो जाएगी। क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक बात और आप लोग बादल बना के लिख लो, गोला बना के लिख लो, जितने ज्यादा पोलैरिटी होगी, यानी लार्जर द डायपोल, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो डायपोल मोमेंट है, यानी इनकी जो पोलैरिटी है, यानी एक एंड पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरा एंड पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना इन दोनों मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, यानी डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा डायपोल होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर, STRONGER, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर आपका बॉन्ड होगा। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर किसी को कोई परेशानी? 100% क्लियर? पक्का 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 पक्का? ग्रेट गाइस, एक और फोर्स आता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आता है जिसको रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब गाइस, हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्चुअली ऐसा बोला जा सकता है दैट इट इज अ स्पेशल केस, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। आपके डायपोल फोर्स का, आपके डायपोल डायपोल इंटरैक्शन का ये एक स्पेशल केस है। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। नाउ ये कहां देखने को मिलता है? ये सिर्फ वहां देखने को मिल सकता है, इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली in those molecules, it is observed only in those molecules that are made up of हाइड्रोजन, यानी उनके अंदर एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, एंड टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दैट इज आपके फोन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर ये एक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो ये वाले फोर्स एक्ट करेंगे। और आप लोग जानते ही हो हाइड्रोजन इज बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये भी नेचुरली डाइपोल होंगे। तो एक एग्जांपल करके मैं आपको इसको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में ऑक्सीजन है, ये वाटर के साथ, मतलब वाटर बनाया हुआ है। आप लोग जानते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये आपको खुद ही समझ में आ गया कि वाटर मॉलिक्यूल नेचुरली पोलर है, वाटर मॉलिक्यूल नेचुरली पोलर है। अब इसके पास में लेट्स इमेजिन कि हमारे पास में और पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब और वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, HO, देन HO, then HHO, HHO, है ना। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जर्व केयरफुली। ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गया। क्या मैं स्पाइडरमैन हूं? स्पाइडरमैन, नो वे इन स्टूडियो। चलो, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। तो बेसिकली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर डेवलप हो रहा है, ये व्हाट इज दिस? वैसे तो ये डाइपोल डाइपोल ही है सर, ऑलरेडी ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है सर, ये तो एग्जैक्टली
डायपोल डायपोल जैसा है, जो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डेवलप हो रहा है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस समझो कि ये जो मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल में टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो दूसरा एटम है वो है तुम्हारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के बीच में, जो कि टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एक पार्ट है, ये जो बॉन्ड डेवलप हुआ है इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। और अगर आपसे कोई पूछता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आईएमएफ का मतलब, आईएमएफ मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इवन दे आर स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल। यानी डायपोल डायपोल जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, डायपोल डायपोल से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो एक बात समझ में आई कि डायपोल डायपोल फोर्स आपको देखने को तो हर जगह मिलेगा। कहां पर? जहां पर पहले से डायपोल हो, जहां पर पहले से पोलैरिटी हो। लेकिन अगर बाय चांस किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो, तो जो फोर्स क्रिएट होगा वो डायपोल डायपोल ही होगा, लेकिन उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक बात बता दूं, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो इंथैल्पी लगती है, या हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो 12 किलो जूल पर मोल से लेकर 41 किलो जूल पर मोल तक के बीच की हो सकती है। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज हो सकती है, या हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ सकती है। क्या बात समझ में आ गई? तो हाइड्रोजन बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बताऊं आपको मैं इसकी और यूटिलिटी। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन बायोलॉजी एवरीवेयर। ये हमारी जो बायोलॉजी होती है उसमें आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। कैसे? डीएनए में देखने को मिलता है आपको, आरएनए में देखने को मिलता है आपको, प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलता है आपको, विटामिन्स में देखने को मिलता है आपको, जो आपके एंजाइम्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये कहाँ नहीं है? ये हर जगह है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये हर जगह देखने को मिल सकता है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। विटामिन हटा दो पर प्रोटीन मत हटाना, और एंजाइम्स तो लिखा ही रहने दो। तो ये बायोलॉजी में भी हर जगह है, हमारी बॉडी में है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी केमिस्ट्री में, हमारी बायोलॉजी में। चलो इसको नोट करो, ठीक है? कोई दिक्कत? तो गाइज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी जो स्टेट ऑफ मैटर होता है उसमें दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये वाला, और एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ये वाला। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा है, क्योंकि जब तक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं बनेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। तो ये फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि आपका मॉलिक्यूल पोलर होगा या आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। अब इन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया, भले ही पोलर हो या नॉन पोलर हो। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अभी हम लोगों ने अट्रैक्टिव फोर्सेस कंप्लीट करे, जो कि पोलर एंड नॉन पोलर के हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। अब सेकेंड फोर्स आता है आपका रिपल्सिव फोर्सेस। अब हम लोग यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कंप्लीट करने के बाद, हमने सबसे पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस कंप्लीट करे 1 हेडिंग डाल के। अब हम लोग सेकेंड फोर्स की तरफ चलेंगे, दैट आर योर रिपल्सिव फोर्सेस। अब हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे कि भैया आपके रिपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कैसे काम करते हैं। देखो मेरी एक बात समझना, जैसे मान लो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है, इस पर इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये तुम्हारा दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। या इसको ऐसा मत समझो, इसको एक काम करो, अपन गोल एटम बना के समझेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा आपको। ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है,
और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पर अब एक बात समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, जब ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, मतलब अभी तो दूर थे, लेकिन अब जब ज्यादा ही नजदीक आ जाएंगे, एकदम एक दूसरे में अगर घुस ही जाएंगे ये, तब एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। और वो प्रॉब्लम क्या होगी कि इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्लोज आ जाएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्लोज आ जाएगा, तो इनके बीच में एक रिपल्शन क्रिएट नहीं होने लग जाएगा, एक रिपल्शन स्टार्ट होने लग जाएगा। दूसरा, भाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर हैं और इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर भी हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कोई दो एटम या जब कोई दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के कुछ हद से ज्यादा ही नजदीक आने लग जाएं, एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लग जाएं, तब इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे दैट व्हेन टू एटम्स या मॉलिक्यूल्स, so when two atoms or molecules comes extremely close to each other, extremely close to each other, then repulsive forces starts acting, रिपल्सिव फोर्सेस काम करना मेरे प्यारे बच्चों चालू कर देते हैं, और ये रिपल्सिव फोर्सेस एटम्स को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। तो कोई भी फोर्स कब बैलेंस्ड होता है? अगर आपसे कोई बोले कि भैया आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कब बैलेंस्ड होगा, वो तब बैलेंस होगा जब आपके सारे अट्रैक्टिव फोर्स और आपका ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये प्रॉपरली बैलेंस्ड हो। जब ये दोनों फोर्सेस प्रॉपरली बैलेंस्ड होंगे तभी आपका एक मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तभी आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्टेबल होगा। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, क्या इसके अंदर कोई परेशानी? पक्की बात, 100% क्लियर, कोई दिक्कत, पक्का? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टेट ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर का स्टेट is not only dependent on force, D, P and D. It is not only dependent on intermolecular forces but also on thermal energy, सर अब ये थर्मल एनर्जी क्या है? अरे थर्मल एनर्जी मतलब कि व्हाट इज थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी मतलब आप उस एक मॉलिक्यूल के पास में कितनी एनर्जी है, कितनी हीट है। तो बेसिकली थर्मल एनर्जी क्या बताती है? थर्मल एनर्जी बताती है द एक्सटेंट और द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और एटम प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मैटर। एक पर्टिकुलर मैटर के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को जिस तरीके से आप मेजर करते हो, या उस काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने का तरीका क्या है आपका? थर्मल एनर्जी। मतलब थर्मल एनर्जी अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा हुई, हम बोलेंगे उस मैटर में एटम्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। अगर थर्मल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी कम हुई, थर्मल एनर्जी कम हुई, तो हम बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? क्या मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों को ये बात समझ में आ रही है? पक्की बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, 100% क्लियर? तो इमेजिन करो कि अगर आपके पास में सॉलिड है, तो सॉलिड की अगर मैं
थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर दूं, अगर मैं सॉलिड की थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर दूं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स अभी एकदम क्लोज क्लोज पैक्ड है, मतलब कि सॉलिड के अंदर अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतने ज्यादा हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और इसकी जो थर्मल एनर्जी है, बेटा थर्मल एनर्जी को मैं टीई लिखता हूं, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज है, बहुत कम है। थर्मल एनर्जी इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि मॉलिक्यूल्स, थर्मल एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? थर्मल एनर्जी कम होने का मतलब है देयर इज, अरे थर्मल एनर्जी कम होने का मतलब देयर इज वेरी लो काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर द पार्टिकल्स कैनॉट मूव। सॉलिड के पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकते, बस बेचारे अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। अब मैंने थर्मल एनर्जी बढ़ा दी, थर्मल एनर्जी बढ़ाते ही मुझे दिख रहा है कि अरे यार मेरा तो जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होकर काय में चला गया, लिक्विड में। अब जैसे मेरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, आई कैन सी कि मेरे जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर हो गए, मतलब अब मैं बोलूंगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हो गया और थर्मल एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। मतलब नाउ हमारे जो पार्टिकल्स हैं कैन मूव, पार्टिकल्स कैन मूव, देयरफॉर इनके पास में फ्लूइडिटी आ गई। फ्लूइडिटी का मतलब ही होता है दैट पार्टिकल्स कैन मूव। अच्छा, मैंने और क्या करा, मैं थोड़ा सा और पगलाया, मैंने बोला नहीं 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 मजा नहीं आ रहा है, मैं थोड़ी सी और थर्मल एनर्जी बढ़ा देता हूं। मैंने क्या किया, थोड़ी सी और थर्मल एनर्जी बढ़ा दी, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, थर्मल एनर्जी बढ़ा दी, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब ये पार्टिकल्स और ज्यादा डिस्पर्स्ड हो गए, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बहुत ज्यादा हद तक डिक्रीज हो गए, डिक्रीज्ड बाय अ लॉट ऑफ अ वेरी हाई मार्जिन, और थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। देयरफॉर ये पार्टिकल्स अब इजीली मूव कर सकते हैं, तो इनकी फ्लूइडिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब कि अब आप ये खुद समझो कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का एक फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस, दो चीजों पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितने हैं और थर्मल एनर्जी कितनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितने हैं और थर्मल एनर्जी कितनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितने हैं और थर्मल एनर्जी कितनी है। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल इंड्यूस डायपोल और लंडन फोर्सेस, इन एटम्स को जोड़ के रखने का काम करते हैं, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस इन दोनों को दूर ले जाने का काम करते हैं। सो टेक्निकली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के पीछे एक तो थर्मल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर वो जो दूसरी टाइप के फोर्स है, रिपल्सिव फोर्सेस, वो इन्वॉल्व है। अच्छा, अब अगर मान लो मैंने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी को कम करना पड़ेगा। मैंने थर्मल एनर्जी अगर डिक्रीज कर दी तो ये गैस से लिक्विड बन जाएगा, और अगर मुझे लिक्विड को सॉलिड में करना होगा तो मुझे वापस से थर्मल एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जितनी मैं थर्मल एनर्जी डिक्रीज करूंगा उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारे एक मैटर के फिजिकल स्टेट इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। फिजिकल स्टेट आर इंटर कन्वर्टिबल, फिजिकल स्टेट्स आर इंटरनल कन्वर्टिबल, फिजिकल स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। चलो इतना नोट करो, फिर हम लोग गैसियस स्टेट की तरफ चलते हैं। नोट करो,